नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा लगभग एक सप्ताह बाद पुनः आपके साथ ये क्लास शेयर करने का मौका मिला। और एक सप्ताह तक जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थे वो इतने प्रभावी ढंग से थे कि आप बाहर जाएंगे लेने तो कई सारे विद्यालय, कई सारी समस्याएं, तो वो काफी बिजी शेड्यूल रहा। तो जो क्लासेस थी वो तो आती रही, मगर यूट्यूब पर आप लोगों के साथ मुखातिब नहीं हो पाया। तो लगभग एक सप्ताह बाद ये क्लास आपके लिए उपस्थित है। और आपने देखा था कि जैसे कि एलटी का एग्जामिनेशन हो चुका, उसकी आंसर की भी आ गई है। और एक ध्यान में रखना, आंसर की में जब आप आंसर की एलटी की आंसर की मिलाना, तो ऐसे हैं जैसे हमारे मतलब पेपर में साइकन ऑप्शन ए पे है, तो आपके पेपर में हो सकता है कि एक नंबर क्वेश्चन में जो साइकन है वो चौथे नंबर पर हो। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो आंसर की उन्होंने डाली है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट होल्ड रखिएगा, क्योंकि जो लोग आंसर की मिला रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा तो मैं आपको बता भी दूं कि आंसर की आपको मिलाना कैसे है। हम्म, तो आंसर की ऐसे मिलाना है जैसे उसने दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है 146 नंबर पे, आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। मतलब 146 नंबर आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहां देखेंगे क्वॉच पॉजिटिव किसके लिए है, तो ये रोगजनकता के लिए है, यानी पैथोजेनिसिटी के लिए है। तो हो सकता है डी ऑप्शन जो पैथोजेनिसिटी है आपके पेपर में वो बी नंबर पे दिया हो। तो ए और बी सी ना मिलाइएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा और पूरा उत्तर पढ़िएगा। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल इस तरह का चौकोर बॉक्स दिया हुआ है। मैं देख रहा था, चूंकि इंटरनेट अपने जो मोबाइल का है डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, चूंकि कॉल बहुत आती हैं तो डिस्टरबेंस होता है आपके साथ डिस्कस करने में। तो आप ध्यान में रखना, ये चीज देखिएगा, पैथोजेनिसिटी ऑप्शन ए बी सी ने देखिएगा, क्योंकि इनके जो क्रम है हर पेपर में बदला है। बी नंबर किसी में ए में है तो कहीं बी, ये बांझपन का है डी में है, तो ये ऊपर नीचे है, तो ये मैच करा लीजिएगा। ठीक है। और जिन लोगों का एलटी एग्जामिनेशन के अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए मैंने मॉडल पेपर डाला था, तो डिस्कशन ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है और ऑफिशियल ग्रुप पे पड़ा, नोट्स ग्रुप पर भी हमने ये मॉडल पेपर डाला था कि एलटी बायोलॉजी का जो एग्जाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो एक मॉडल पेपर हमने बनाकर डाला था। तो आप देख सकते हैं, चलते हैं। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, आप एलटी, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, एलटी मेंस की भी तैयारी करें, प्लस टीजीटी और पीजीटी को भी फोकस करें। इसको भी फोकस करें और इसको भी फोकस करें। यदि यहां चूके तो यहां नौकरी पा जाओ, अगर यहां चूको तो यहां नौकरी पा जाओ। इसके बाद मैं वीडियो लेकर आऊंगा और नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊंगा, हम एलटी और जीआईसी और टीजीटी और पीजीटी में अंतर, और तैयारी में क्या सरल है, किसमें जल्दी नौकरी पाई जा सकती है, किसमें देर में पाई जा सकती है, कौन ज्यादा नौकरी पाना कठिन है, किसमें नौकरी पाना अति आसान है, सैलरी क्या है, क्या मतलब प्लान है, कैसे प्रमोशन कब होता है, किसमें ट्रांसफर आसानी से होता है, किसमें, सारी डिस्कस मैं अगले वीडियो में आपके साथ कर लूंगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करिए। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में आप सब आज भी जुड़े, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ऐप से और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। और आपने देखा था कि एलटी में 99.9% क्वेश्चन, एक भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जिन लोगों ने क्लासेस ले रखी थी, एक भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट नहीं आया। और मैंने यूट्यूब पर जो लास्ट में वीडियो डाला था उससे एक वीडियो से 4 क्वेश्चन फंसे थे, जो कि मैंने बताया था। मतलब लास्ट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था और एक 25 क्वेश्चन में सॉल्व करा था, उन 25 में से 4 क्वेश्चन एग्जाम में एलटी वाले में रखे मिले थे। मैंने 2 दिन पहले कराया था और रखे मिले थे। तो आप अगर हमें जानते हैं तो आपको मालूम होगा कंटेंट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच स्पंजेस इज डिटर डिटरमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। डिटरमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्रीज, पर्ल इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारण का कार्य करते हैं। पर्ल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मोती उत्पादन में, मोती उत्पादन में, ध्यान में रखना।
ये जो मोती उत्पादन है पिंकडाडा वल्गेरिस से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना, पीजीटी और टीजीटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ देता है मोती का उत्पादन किससे होता है, तो पिंकटाडा वल्गेरिस से होता है। ध्यान में रखना, बहुत पूछा जाता है पिंकडाडा वल्गेरिस। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप चूंकि इकोनॉमिक जूलॉजी इकोनॉमिक जूलॉजी आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़ना है, हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए एलटी का एग्जामिनेशन सरल होता है, प्री हरदम सरल है, जीआईसी का प्री बहुत सरल होगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अति कठिन होते हैं और सिलेबस थोड़ा टफ है उसका। ठीक है, अभी चर्चा कर लेंगे इस वाला जो सेकेंड वीडियो आएगा। तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा स्पंज है, तो एक स्पंज है जिसको हम बोलते हैं क्लियोना। क्या बोलते हैं, क्लियोना। क्लियोना जो स्पंज है, ध्यान में रखना, जो क्लियोना स्पंज है, यह क्या करता है कि यह जो सीपी होती है, मान लेते हैं ये सीपी है, सीपी मोती बनता है ना सीपी के अंदर, ये इस पर उग आता है, इस तरह से उग आता है। मान लेते हैं कौन सा, रेड कलर ले लें, ये इस तरह से इसमें स्पंज उग आता है और इसमें छेद कर देता है सीपी के अंदर, जिसके कारण जो पिंकडाडा वल्गेरिस है वो मर जाता है। तो इसलिए यह डिटर्मिनेटर का कार्य करता है, निर्धारण करने का कार्य करता है उत्पादन क्या होगा। अगर ये कहीं फसल उसमें नहीं लगा तो मतलब उत्पादन ज्यादा होगा, अगर वहां लग गया तो उत्पादन कम होगा। तो कौन है, क्लियोना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्री स्विमिंग लार्वा, कह रहा है फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेस इज नोन एज, कहते हैं जो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं यानी स्वतंत्र तैरने वाले लार्वा होते हैं। क्योंकि स्पंज कहाँ पाया जाता है, तो आप सब जानते हैं कि स्पंज जो होता है वो एक्वाटिक होता है। कैसा होता है, एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब जलीय होता है, यानी दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये मैरीन होंगे यानी या तो ये समुद्री होंगे, और एक दो जातियां ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, तो जल में पाई जाती हैं। तो इनके जो लार्वा होंगे, तो इनके कुछ लार्वा ऐसे होते हैं जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। उनमें कौन सा है, पहला बोलता है वेलिजर। पहले तो आपको पता चाहिए वेलिजर लार्वा क्या है, इसको अदर जो नेम है, अदर नेम इस लार्वा का है, इस लार्वा का नाम है ग्लोचिडियम। क्या बोलते हैं, ग्लोचिडियम भी बोलते हैं, कहीं कहीं ग्लोचिडियम। ये जो लार्वा है ये यूनियो का है, और यूनियो क्या है, मोलस्का है। क्या है, मोलस्का। ठीक है, तो चूंकि उसने सम यूज किया स्पंज, और स्पंज किस में आते हैं, पोरी फेरा में आते हैं। किस में आते हैं, पोरी फेरा में आते हैं। तो ये वाला तो पहले गलत हो गया। फिर आता है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नेरिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नेरिस में। और नेरिस क्या है, तो आप सब जानते हैं नेरिस एनिलिडा का सदस्य है। किसका है, केचुआ संघ का सदस्य है, यानी एनिलिडा का सदस्य है। फिर आता है पैरेन काइमुला। पैरेन काइमुला जो लार्वा है ये क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। कैसा है, फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र लार्वा है। तो इसका आंसर करेंगे सी, पैरेंक्वाइवा। बाइपिनेरिया जो लार्वा है वो किसका है, वो स्टार फिश का है। किसका है, स्टार फिश का, यानी इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो बाइपिनेरिया है। तो यहां ऑप्शन उसने स्पंज पूछा है, तो वो होगा पैरन कैमुला। पैरन पैरानोकाइमुला जो लार्वा है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, स्पंज में दो तरह के लार्वा हमने आपकी थ्योरी क्लास में बताए हैं, जब हमने आपको पढ़ाया था। तो एक बताया था ल्यूकोसोलिनिया, हमने दो चीजें पढ़ाई हैं आपकी थ्योरी क्लास में। क्या पढ़ाए, एक तो ल्यूकोसोलिनिया आपको पढ़ाया है। देखिए तीन चीजें पढ़ाई हमने, हमने पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर पढ़ाए हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, हमने आपको हाइड्रा पढ़ाया है, हमने आपको ल्यूकोसोलिनिया पढ़ाया है, और हमने आपको साइकन पढ़ाया है। ठीक है, ये है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको आपका पूरा फीडबैक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 नंबर कह रहा है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। कोरल रीफ्स जो बनती हैं वो कौन या किससे बनती हैं, कहता मोलस्का से बनती हैं। मोलस्का, मोलस्का में कौन आता है, मोलस्का में जैसे घोंगा आते हैं, यानी पाइला है, यूनियो है, ये आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में हम केवल एक ही पढ़ते हैं, स्टार फिश को पढ़ते हैं। प्रोटोजोवंस में तो हम ढेर सारे पढ़ते हैं। और सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट को नाइडेरियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइडेरियन बोलते हैं। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं
यह प्रायः कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ्स क्या होती है? तो हम आपको बता दें कि जो इस तरह के बड़े बड़ी संरचनाएं ये यानी इकट्ठा होते रहते हैं और एक बड़े बड़े जगह का निर्माण कर देते हैं, उसे हम कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं। चलिए, ये कोरल रीफ जो है अभी पीजीटी और टीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, एक एक क्वेश्चन बना था। हमें लगता है पीजीटी में कोरल रीफ से पूछा था, एटॉल वाला था। एटॉल पूछा था कि कोरल रीफ क्या होता है। मैं फिर आपको बता दूं, एलटी और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बहुत वेरिएशन है। एलटी यानी जो यूपी पीएससी एग्जामिनेशन लेता है वो हरदम एग्जाम जो प्री होता है वो हरदम बहुत सिंपल आता है, मगर टीजीटी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा कठिन आता है और घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो प्लानिंग थोड़ी सी चेंज करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा। तो ध्यान में रखना, कोरल रीफ से एक नए क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में एक क्वेश्चन कोरल रीफ से बनता है। यदि आप स्वतंत्र पढ़ रहे हैं, क्लासें किसी सर की मैडम की या कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग वगैरह, तो कोरल रीफ चैप्टर को पढ़ के जरूर जाइएगा। टाइप ऑफ कोरल रीफ पढ़ना है आपको, कोरल रीफ के प्रकार पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से कोरल रीफ हैं और इनके बनने में कौन सा ऑर्डर भाग लेता है। मैंने लिखा हुआ है मैड्री जो पोरेरिया ऑर्डर है, मैड्री पोरेरिया ऑर्डर के जो जंतु हैं वो कोरल रीफ बनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोरल रीफ जो है वो जनरली तीन प्रकार की होती है। एक फ्रिंगिंग फ्रिंजिंग फ्रिंजिंग का मतलब होता है झालरदार। एक होता है बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इसका उदाहरण है। एक होता है एटॉल। एटॉल को कोरल इजलैंड के नाम से या लागून इजलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोरल रीफ था। तो हमारा ऑप्शन चूंकि डी सही होगा। अब यहाँ थ्योरी क्लास तो ले नहीं रहे कि बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज। जो मूंगा होता है, आप नहीं, मूंगा रेड मूंगा लोग अंगूठी में पहनते हैं ना, तो वो कहता है साइंटिफिक नेम क्या है रेड कोरल का। एक्चुअली में ये भी सीलन ट्रेट के सदस्य हैं। क्या है? सीलन ट्रेट के सदस्य हैं। जो रेड कोरल कोरल होते हैं और वो मूंगा बनाते हैं। कहता है ट्यूबिपोरा मसिका जो है, बोलते हैं, फिर से सुनिएगा। कहता है कि जो कोरल रेड कोरल होता है, रेड कोरल का कॉमन नेम होता है मूंगा, या जो मूंगा होता है उसको हम रेड कोरल के नाम से जानते हैं। यह चीज बायोलॉजी वाला ही बताएगा। ये आप आर्ट साइड वाले या उससे पूछेंगे, वो इससे अनभिज्ञ नहीं जानता है। सीलेंट्रेट्स होते हैं। तो जो मूंगा होता है, रेड कोरल या मूंगा, हाँ क्या, वो मूंगा इनमें से कौन सी जाति है जिसको रेड कोरल या मूंगा के नाम से जानते हैं? ट्यूबिपोरा मसिका बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि जो मसिका है, इसको बोलते हैं, किसके नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। कोरेलियम रूब्रम, कोरेलियम रूब्रम को हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम रेड कोरल के नाम से जानते हैं। कोरल के नाम से जानते हैं। इसमें रैनिला, जो रैनिला है, इसे सी पैंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सी पैंसी, सी पैंसी के नाम से जानते हैं। फंजिया, फंजिया को हम मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। तो उसने पूछा हुआ है, केवल इतना पूछा था कि जो रेड कोरल होता है या मूंगा जो होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम किसके नाम से जानते हैं? रेड कोरल को कोरेलियम रूब्रम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और आप भी जॉब पाना चाह रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं। इस समय जो हमारे पास अपडेट बैच है वो 2 बैच हैं। एक हमारा विजेता बैच है। हमारा कौन सा बैच है? विजेता बैच है। और दूसरा जो बैच है वो लक्ष्य बैच है। कौन है? लक्ष्य बैच है। ठीक है, लक्ष्य बैच बिल्कुल अपडेटेड बैच है, अपडेटेड बैच है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यह सिर्फ 1199 का है। चाहे आप विजेता लो, ये भी 1199 का, ये भी ऑफर पर ही चल रहा है। आपका ऑफर जो
26 जनवरी थी, उसमें गणतंत्र दिवस में आया था, तो 1199 का भी है लक्ष्य बैच और ये बैच। हमने इसमें 99% 99.9% क्लासें खत्म कर दी हैं। केवल 2 क्लास शेष हैं, वो व्यस्तता के कारण थोड़ी सी अरेंज नहीं हो पा रही है। एक पेलियो बॉटनी की क्लास है, एक पेलियो बॉटनी की, एक इंजाइम की क्लास है। केवल 2 क्लासें हैं, यानी 2 क्लासों में एक ही क्लास में हो सकता है दोनों का डाटा आपके साथ शेयर कर दें बस। बाकी हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इन बैचों के फायदे हैं, आपको हमारा वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लास आएगी तब आपको पढ़ना है। आप एक दिन में चाहे तो 3 क्लासें पढ़ सकते हैं, एक दिन में चाहे 4 क्लासें पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें एक और है, आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। मान लेते हैं आप स्पीड 1.2 1.5 ऐसे लगा के थोड़ी स्पीड में देख सकते हैं। जो टॉपिक ज्यादा तैयार है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तैयारी का बाउंडेशन नहीं है। आप हो सकता है सारी क्लासें 1.5 महीने में खत्म करके पूरी कर दें, आप 1 महीने में, आप में कैलिबर है। हाँ, तो यहाँ टीचर की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आप अपने स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। केवल लाइव में क्या आएगा, लाइव में केवल जो एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। इनमें चाहे ये बैच, इनमें क्या होंगे, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल है, सारी के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल है, ध्यान में रखना, चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल है। इसके अलावा मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल है। इसके अलावा आपको 1,500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें बुक्स वगैरह के पीडीएफ अवेलेबल है। ये सब आपको अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ 1100 में। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी में। ईएलटी में तो गिनती नहीं है कि कितने लोगों का प्री निकला है। ठीक है, आप पेपर उठा लीजिएगा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का पेपर उठा लीजिएगा, मतलब ईएलटी का, मैं दावा कर रहा हूँ ईएलटी का पेपर उठा लीजिएगा 2018 का। और कोई भी मित्र अगर मतलब जो क्लासें हमारी लिए हो, आप उसको फोन कर लीजिएगा, उससे ये पूछेगा कि सर की क्लासों से कितना पेपर फंसा है, वो आपको बता देगा कि 99.9%। 2-3 क्वेश्चन थे, एक चॉकलेट वाला था जो नहीं मैंने बताया था, या वो सडनली बनाया गया है, वो एग्जामिनर के दिमाग की उत्पत्ति है, उसका कहीं किताब में ऐसा मेंशन नहीं है जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से हट थे, बाकी सारा पेपर पढ़ा। तो आज ही जुड़े, और इतना सस्ता, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप दुनिया के चक्कर लगा लीजिएगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। और चूंकि एक और अब बता दूं, मैं खुद 5 जगह का सिलेक्टेड व्यक्ति हूँ। मैं खुद एक कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और 5 जगह सिलेक्ट है, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी में सिलेक्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में मल्टीपल जगह सिलेक्ट है हम। तो आप समझ ही सकते हैं तो कंटेंट कैसा होगा। तो आप कंटेंट कैसा होगा तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। देखिए, हर एक प्रयास आखिरी प्रयास होता है। अगर आप मेहनत से एग्जाम देंगे, नौकरी आपके पीछे पीछे चलेगी। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे बहुत सारे मित्रों का आया कि एग्जाम में सर क्वेश्चन देखा, बहुत खुशी हुई, और फिर वहां सर कंफ्यूज हो गए कि मिलते जुलते आंसर थे, अब सर वहां हम गलत कर आए, माइनस मार्किंग में इतने नंबर कट गए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और आप क्या करते हैं, यूथ लगाते हैं, अच्छी बात है, यूथ अच्छी है, और घटना चक्र अच्छी है, यूथ अच्छी, घटना चक्र, शिल्पी सब अच्छी है, कोई गलत नहीं है। लेकिन वहां एक माइनस पॉइंट है, आपको क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर दिया रहता है। आपने यहां जैसे किया और नहीं समझ में आया तो यहाँ तुरंत देख लिया, तो वो एक, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट बाद वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको क्वेश्चन आएंगे, आप मोबाइल से या कंप्यूटर से जैसे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसको जैसे ही देने के बाद सबमिट करेंगे, वो स्कोर बताएगा, आपने इतने सही किए, इतने गलत किए, सही आंसर ये था, आपका आंसर ये। तो इससे क्या होगा, आपकी गलतियां कम होंगी, एग्जाम में जो तुक्केबाजी करके आते हैं वो कम होगा। दूसरा, एग्जाम में आते हुए जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो होंगे, एग्जाम का जो डर है वो खत्म होगा। आज ही जुड़े, 80+ प्रैक्टिस सेट है, कहीं कोई नहीं दे रहा है। 80+ प्रैक्टिस सेट सिर्फ 599 में है। आज ही जुड़े, चैप्टर वाइज भी है और मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी है, आप जब चाहें तब दे सकते हैं, और सब लाइव रहते हैं।
आप मल्टीपल टाइम एक प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं, जैसे दिया, देने के बाद उसकी रिपोर्ट डिलीट करके फिर 4-5 दिन बाद देख लो कि हमें इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 कह रहा है द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू। जब आप हाइड्रा पढ़ते हैं तो वहां एक वर्ड यूज है कि कुछ हाइड्रा का कलर ग्रीन होता है, कुछ हाइड्रा ग्रीन रंग के होते हैं, हरे रंग के। कहता है ये हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है क्लोरोफिल पाया जाता है। नहीं, क्लोरोफिल किसका करेक्टर है? प्लांट का। और अगर बात करें तो युगलीना में पाया जाता है केवल। कौन सा एनिमल है युगलीना? हीमोसाइनिन, या कॉपर सल्फेट के कारण, या सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गी जूकोरेला। बिल्कुल एक सहजीवी शैवाल उगाता है। ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा का आपने इस तरह का पिक्चर देखा होगा, ऐसे ऐसे ये हाइड्रा जो है, ये ऐसे आपने देखा होगा। तो ये हाइड्रा पर ये ग्रीन एल्गी उगाता है जूकोरेला, तो इसलिए ये हाइड्रा हमें कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो कौन है कि सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गी, एक सहजीवी हरित शैवाल जिसे जूकोरेला बोलते हैं, ओरिजिनली हम क्लोरेला बोलते हैं। क्लोरेला होता कैसा है? ध्यान में रखना, एल्गी में हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर होता है। इसका फोटोसिंथेसिस के स्टडी पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी है वो, तो वहां के क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है, कहता है स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गेन ऑफ। जो स्टेटोसिस्ट है वो अंग है, किसका अंग है? स्टेटोसिस्ट जो अंग है वो किसका अंग है? तो एक्चुअली में स्टेटोसिस्ट जो है वो बैलेंसिंग ऑर्गन्स है। कैसा है? बैलेंसिंग ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स का मतलब ये ऐसा अंग है जो बैलेंस कर, जैसे हम लोगों के कान है, कान का जो हमारे लोगों का हिस्सा है, वो क्या करता है? सुनने का भी काम करता है और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। ध्यान में रखना, जो ईयर्स हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम को बनाए रखते हैं। हम लोग सीधे खड़े होकर इसी कान की वजह से चल पाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो जब हमने कान पढ़ाया है तो वहां एग्जाम पूछता है कान का। एग्जाम्पल कभी कभी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कान के कार्य क्या है। तो सुनना और बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाए रखना और बैलेंस बनाए रखना। तो उसी तरह स्टेटोसिस्ट करता है, और वो एक्चुअली में सम एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। आप जब सीलेंट्रेट में जाएंगे ऑरिलिया आदि में, तो वहां ये स्टेटोसिस्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट का कार्य है बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करना। किसको बनाए रखने में? बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट। कहता है ये पैरासिटिक क्लास है, जैसे कि उसने मोनोजीनिया दिया है, सिस्टोडा दिया है, डाइजीनिया दिया है और ट्रिमेटोडा दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो ट्रिमेटोडा में कौन आता है? तो ट्रिमेटोडा प्लेटीहेल्मिन्थीस का है। किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थीस का है। और इसमें जो ट्रिमेटोडा में प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्लास है, और इसमें जो आते हैं, ये किसका क्लास है? प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्लास है। और इस क्लास में जो आते हैं उनको प्रायः फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूक्स कहा जाता है। और फ्लूक कौन है? तो जनरली हम लोग दो फ्लूक पढ़ते हैं। हाँ, ट्रिमेटोडा के अंतर्गत कौन पढ़ते हैं? तो एक हम लोग पढ़ते हैं फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सिस्टोसोमा। ये पढ़ते हैं। इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं? लीवर फ्लू। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ये भेड़ में भी पाया जाता है, यानी सीप में पाया जाता है। इसका प्राइमरी होस्ट सीप है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल है। क्या है? सेकेंडरी होस्ट कौन है? स्नेल है। ध्यान में रखना। तो ये कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। इसको क्या बोलते हैं? जो दो जीवों में पाया जाता है,
जेनेटिक एग्जाम में पूछ देता है इसमें डाइजेनेटिक क्या। डाइजेनेटिक का मतलब है ऐसे जीव जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करते हैं, उनको हम प्राय डाइजेनेटिक के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं द्विपोषधी। क्या बोलते हैं? द्विपोषधी। तो अब उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, फिर से एक बार चलते हैं। विच पैरासाइटिक क्लास, ये सब पैरासाइटिक क्लास है, परजीवी क्लास है। द स्नेल इज डेफिनेटली वन इज इंटरमीडिएट। इनमें से स्नेल एक मध्य का एक मध्यम का मतलब होस्ट होता है। तो हमें कौन सा देखने को मिला, ट्रिमेटोडा में फैसियोला आता है, और हमें मालूम है कि फैसियोला में सीप और स्नेल है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। किसको करेंगे? ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। और सिस्टोडा में कौन आता है? सिस्टोडा में टेप वर्म आता है। क्या आता है? टेप वर्म। ध्यान में रखना, टेप वर्म किसे बोलते हैं? तो टेप वर्म जो है टीनिया को बोलते हैं, क्योंकि वो टीनिया सोलियम। टेप वर्म टीनिया सोलियम से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो टीनिया सोलियम है वो किस में पाई जाती है? वो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पाया जाएगा और सुअर में पाया जाएगा, या गाय में या सुअर में। तो ये भी डाइजेनेटिक है, मगर यहाँ स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर हमसे कहता है, ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी। कहता है कि इनमें से, देखिए फैसियोला हिपैटिका, यहां से एक क्वेश्चन बना था एलटी 2026 में। उसने फैसियोला हिपैटिका के सारे लार्वा का क्रम पूछा था। और जब हमने फैसियोला हिपैटिका आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कि श्री रामचंद्र जाकर मिले, इस तरह से ट्रिक हमने आपको बताई थी कि आप इसको याद रखिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो इनका क्रम क्या है? तो है मीरासीडियम, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, फिर है रेडिया, रेडिया के बाद है सर्केरिया, सर्केरिया, और सर्केरिया के बाद है मेटा सर्केरिया। सर्केरिया ये है। इसका हमने बताया था कि माननी श्री रामचंद्र, रामचंद्र मिले, ये ट्रिक हमने बताई थी। माननी से मतलब मिरासीडियम, श्री से मतलब स्पोरोसिस्ट, राम से मतलब रेडिया, चंद्र से मतलब सर्केरिया, मिले से मतलब मेटा सर्केरिया। ठीक है, ये क्रम। और यही एलटी 2026 में क्वेश्चन बना है, और मल्टीपल टाइम बना है, टीजीटी पीजीटी में कई बार बना हुआ। तो उसने कहा ये जो लार्वा है इनमें से कौन कौन से लार्वा है। तो देखिएगा जो स्पोरोसिस्ट है उसमें 5 से 8 रेडिया लार्वा बनते हैं, और रेडिया में से सर्केरिया बनता है, सर्केरिया, और अथवा फिर रेडिया से रेडिया लार्वा बन जाते हैं। तो देखिए स्पोरोसिस्ट दिया तो 5 से 8 रेडिया बन रहे हैं, और उसने कहा ऐसा लार्वा स्टेज कौन सी है जो कई सारे लार्वा नहीं उत्पन्न करती, एक लार्वा एक ही उत्पन्न करता है। तो ये तो 5 से 8 रेडिया उत्पन्न कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंडरी रेडिया, फिर आता है प्राइमरी रेडिया, तो मतलब खत्म है। अब आता है रेडिया, क्या करता है? अभी हमने बताया रेडिया सर्केरिया उत्पन्न करता है, या कई सारी रेडिया उत्पन्न करता है, या फिर सर्केरिया। तो सर्केरिया लार्वा सिर्फ मेटा सर्केरियम कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन डी है जो बहुत सारे लार्वा उत्पन्न नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कहता है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टेप वर्म इज कॉल्ड। देखिएगा जो टेप वर्म होता है, टीनिया सोलियम होता है, तो उसकी बॉडी इस तरह से, जब आप पिक्चर देखे होंगे तो ये ऐसे ऐसे आता है, फिर इसके इस तरह से खंड आप ऐसे देखते हैं, और ये के खंड में पूरे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी दोनों मेल फीमेल अंग होते हैं। तो ये जो मेल फीमेल जो अंग होते हैं ये टूटकर अलग होते हैं। क्या होते हैं? टूटकर अलग होते हैं। इनके टूटकर अलग होने की क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कहता है सेगमेंटेशन, या ऑटोलाइसिस, या एपोलाइसिस, या एपोजेनेसिस। तो उसे हम प्राय एपोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इसके टूटकर अलग होने, एक्चुअली में जब व्यक्ति लेटरिन जाता है जिसको पेट में इंफेक्शन है तो ये खंड उसी लेटरिन के साथ बाहर चले जाते हैं।
ठीक है, इनमें एग वगैरह ढेर सारे भरे रहते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो होगा एपोलाइसिस। तो क्या होगा, इस क्रिया को एपोलाइसिस बोलते हैं। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लार्वा ऑफ बाउचेरिया ब्रैंकोफिटाई इज, जो बाउचेरिया ब्रैंकोफिटाई है उसका लार्वा कैसा होता है, कौन लार्वा है। कहता है ट्रोकोफोर लार्वा है या बाइपिनेरिया, तो अभी हमने बताया था बाइपिनेरिया। सर्केरिया तो अभी तो बताया फैसियोला का है, किसका है, फैसियोला हिपैटिका का है। बाइपिनेरिया किसका है, स्टार फिश का है, स्टार फिश का है। ट्रोकोफोर लार्वा। अब आया माइक्रोफाइलेरियल लार्वा। तो ये जो माइक्रोफाइलेरियल लार्वा है ये बाउचेरिया का है, वूचेरेरिया का लार्वा है, बाउचेरिया का लार्वा है। इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे हाथी पांव होता है। क्या होता है, हाथी पांव होता है। माइक्रोफाइलेरियल लार्वा है, या इससे फाइलेरिया हो जाती है। क्या हो जाता है, फाइलेरिया। ध्यान में रखना, यह अभी पीजीटी 2021 में यहां से क्वेश्चन बना था, और वो मैं क्वेश्चन अभी लेके आऊंगा आगे। इससे इंपॉर्टेंट है, इससे एक नए क्वेश्चन जरूर पूछता बाउचेरिया ब्रैंकोफिटाई से। कुछ टॉपिक जो है वो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है, ध्यान में रखना। तो एक्चुअली में आपसे पूछ देता है कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का कौन सा स्टेज संक्रमण करता है। टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ाने लगे, टफ है। मगर मैं बता दूं कि इनकी 3 स्टेज होती हैं, यल 1, यल 2 और यल 3। तो यल 3 जो स्टेज है माइक्रोफाइलेरिया की, जो यल 3 स्टेज होती है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमन की, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा कौन सी माइक्रोफाइलेरिया लार्वा की इन्फेक्टिव या संक्रमणकारी अवस्था होती है, तो यल 3 है। ठीक है, लार्वा 3rd स्टेज का लार्वा। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हमने बताया नहीं, हाँ ये ध्यान में, बाउचेरिया का लार्वा कौन है, A नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 11 पर। कहता है 11 पर, हाउ मैनी टेस्टीज आर प्रेजेंट इन स्केरिस। स्केरिस में कितने टेस्टीज पाए जाते हैं, तो जनरली हम लोगों के दिमाग में रहता है कि जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं। टेस्टीज जो एस्केरिस में होता है, केवल टेस्टीज की संख्या 1 होती है। यानी इस अवस्था को, एक एस्केरिक टेस्टीज को पाया जाना, मोनार्चिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनार्चिक। एग्जाम में पूछ देगा मोनार्चिक कंडीशन किस में पाई जाती है, तो आपको टिक लगाना है एस्केरिस में। मोनार्चिक का मतलब जिसमें एक टेस्टीज का पाया जाना, सिंगल टेस्टिस मोनार्चिक। तो इसमें कितना टेस्टिस होता है, केवल एक टेस्टिस पाया जाता है, या एक वृषण पाया जाता है। जबकि जो फीमेल होती है, जो इसकी मादा होती है, वो डाइडेल्फिक होती है, डाइडेल्फिक होती है। डाइडेल्फिक का मतलब उसमें 2 ओवरी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं, और 2 यूट्राई भी होती हैं। ध्यान में रखना, 2 यूट्राई। अगर पूछेगा कि इनमें कितने यूट्राई पाए जाते हैं, तो 2 यूट्राई पाई जाती है। ये भी बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन ये कि एक्चुअली में यूट्रस हरदम एक पाया जाता है, मगर इसमें 2 यूट्राई पाई जाती है फीमेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। कहता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिसिस। एस्केरिस का जो उत्सर्जन अंग है उसकी संरचना कैसी होती है। कहता है एच शेप्ड, इस तरह का, या ओ, या टी, या एस। इसमें कौन सा शेप है, तो इसका जो आप देखेंगे, जब संरचना आप देखेंगे, तो वो इस तरह से आपको संरचना, सॉरी, वो इस तरह से आपको संरचना नजर आती है, ये ऐसे करके, ऐसे। तो ये कैसी होती है, एच शेप्ड। क्या लिखेंगे, एच शेप्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। कहता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, अमीबॉइड स्पर्म आर फाउंड इन। अमीबॉइड स्पर्म का मतलब जनरली जो स्पर्म होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, लेकिन कहता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके स्पर्म अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड का मतलब ऐसे जिनके स्पर्म की जो संरचना है वो बदलती रहती है। अमीबॉइड शब्द का यूज जनरली, जहां भी हम अमीबॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं या अमीबी ही संरचना बोलते हैं, तो उसका सीधा सा उद्देश्य है कि वह संरचना स्थिर नहीं है, वह अपनी संरचना को बदलता रहता है। तो हाइड्रा, ल्यूकोसोलिनिया, स्नेल या एस्केरिस। तो का जो एस्केरिस का जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, एस्केरिस का जो स्पर्म होता है वो अमीबॉइड होता है।
मतलब अपने आकार को बदलते रहता है। पिक्चर आप देखेंगे बुक में तो वो इस तरह से आपको एक पिक्चर बन के दिखाई देती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और ये क्वेश्चन अभी हमने कहा था, मैंने रखा है क्योंकि पूछा गया था। कहता है फाइलेरिया इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरियाई इन द ह्यूमन ब्लड, फॉर दिस द ब्लड सैंपल टेकन। कहता है कि यदि हमें, ध्यान में रखना, यदि हमें पता लगाना हो कि इस व्यक्ति को फाइलेरिया है, ध्यान में रखना, बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट होता है हाथी पांव, तो उसमें क्या आता है, उसमें फीवर आता है, हल्का सर्दी देके फीवर आता है। तो डॉक्टर को लगने लगता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, जब सिम्टम्स बताते हैं तो उसको लगता है इसको फाइलेरिया है, तो वो ब्लड सैंपल कलेक्शन करता है और ब्लड सैंपल में जो माइक्रोफाइलेरिया फाइलेरिया लार्वा होते हैं, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होते हैं, तो जनरली ये नक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ध्यान में रखना, प्रकृति का खेल समझिएगा, पढ़ाना लिखाना तो ठीक है, सुनिएगा, प्रकृति का खेल सुनिएगा कि ये रात्रिचर होते हैं और ये रात्रि को पेरीफेरल आते हैं, हमारी जो ऊपरी वेन्स हैं उनमें मूव करते हैं, उनमें रात्रि में ये चलते हैं। अब आप कहेंगे कि रात्रि में क्यों चलते हैं, दिन में काहे नहीं चलते हैं? रात्रि में आप जब चलते क्या है, आप जब लेटते हैं तो ये रात में चलते हैं और मच्छर आकर, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, वो जैसे ही खून को सक करता है तो ये लार्वा उसके खून में चले जाते हैं। ठीक है, किसमें चले गए, मच्छर में। मच्छर में अपना जीवन चक्र कुछ पूरा किया, फिर वो मच्छर क्या हो गया, संक्रमित हो गया, और वो जाकर जब दूसरे को कब काटेगा, रात्रि में तो काटेगा, तो रात में काटेगा तो फिर वो उसमें चला जाएगा। अगर ये रात्रि में वेन्स में नहीं चलेंगे, ऊपर पेरीफेरल सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे नहीं चलेंगे, तो मच्छर काटेगा तो उस रक्त में होएगा ही नहीं लार्वा, लार्वा होगा नहीं तो लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी। समझ में प्रकृति कितना बैलेंस करके रखी है, सोचो बहुत जटिल है प्रकृति। ठीक है, तो कहता है रात्रि में, तो जस्ट आफ्टर सनराइज, सूरज ढलने के तुरंत बाद सैंपल ले लें, नहीं, एनी टाइम, कभी भी ले लें, अरे नहीं मिलेगा, आप कभी भी लेंगे तो आएगा ही नहीं पॉजिटिव। बिटवीन 4:30 से 6:30 इन द यूनिंग, इस समय लें, यूनिंग में 4:30 से 6:30 के बीच में, शाम में नहीं, बिटवीन 10 PM, रात्रि 10 बजे से सुबह अगर 4 बजे, मतलब रात्रि में आप लेटे हैं, रात्रि के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी आपके जगने से पहले का जो बीच का टाइम है, अगर इस समय लिया जाएगा नाइट में, रात्रि में, तो आपका पॉजिटिव निगेटिव पता चलेगा। तो सही समय जो इसका लेने का है वो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे, और ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछता है 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से प्रायः किसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब जो ऐसा जीव जिसमें आधा जीवन चक्र पूरा कर रहा हो। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में तो पाया जाता है, एनाफ्लीज, मॉस्किटो, मॉस्किटो पाया जा रहा है, और मैन, टेप वर्म में दो चीजें पाई जा रही हैं। टेप वर्म में कौन पाया जा रहा है, तो टेप वर्म में पाया जा रहा है पिग, सुअर, और मान लेते हैं मैन। लीवर फ्लूक में दो चीजें पाई जा रही, गोट यानी बकरी, और सॉरी सीप, भेड़, और स्नेल। अब आया राउंड वर्म। राउंड वर्म में क्या आता है, एस्केरिस आता है, और एस्केरिस का कोई भी दूसरा होस्ट नहीं होता है, वो सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल जीव, मतलब मोनोजेनेटिक होता है, एक जीव में ही जीवन चक्र पूरा करता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 नंबर हमसे क्या कहता है, इन साइक्लोस्टोमेटा डिओडेनली कॉज द डिजीज नोन एज। जो इंसाइक्लोस्टोमेटा डिओडेनली जो रोग उत्पन्न करता है, वह रोग का नाम क्या है। एलिफेंटेसिस कौन करता है, तो हमने आपको बताया था कि जो एलिफेंटेसिस उत्पन्न कर रहा है वो है वाउचेरिया, वाउचेरिया। फाइलेरियासिस, ट्राइको ट्राइकोनोसिस, ट्राइकोनोसिस जो उत्पन्न करता है वो ट्राइकीनेला उत्पन्न करता है। कौन, ट्राइकीनेला उत्पन्न करता है। हुकवर्म डिजीज, बिल्कुल, जो इंसाइक्लोस्टोमा डोडनेली है वह हुकवर्म रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है,
हुक वर्म रोग उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस। जो एफ्रोडाइट है उसको प्रायः हम सी माउस के नाम से जानते हैं या समुद्री चूहे के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में चूहा नहीं होता है वो, उसकी संरचना चूहे की तरह होता है। तो कहता है ये आखिर है क्या, आखिर ये पूछता है कि ये है क्या। तो ये एक एनिलिडा है। क्या है? एनिलिडा है। जो एफ्रोडाइट है उसे हम समुद्री चूहे के नाम से जानते हैं और वो एक एनिलिडा है। टीजीटी पीजीटी में स्तरीय क्वेश्चन आते हैं, फिर ध्यान में रखिएगा, स्तरीय क्वेश्चन आते हैं, हलवा नहीं है, सिंगल एग्जाम है। टीजीटी में सिंगल एग्जाम है, एग्जाम दोगे, मेरिट में आ गए, सीधे ज्वाइनिंग लेटर। पीजीटी में मेरिट में आ गए, इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो यहां जॉब पाना बिल्कुल वन वे है, अंदर या तो बाहर, तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पेरीपेटस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन। जो पेरीपेटस है वो किसके किसके मध्य में कनेक्टिव लिंक है, ध्यान रखना। तो पेरीपेटस जो है इसे हम, आप पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम वेलवेल वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलवेल वर्म। वेल वेल वर्म के नाम से जानते हैं। ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक, और अगर आपसे पूछता है एनिलिडा एंड मोलस्का, मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन है? तो नियोप्लाइना है। नियोपिलाइना। देखना, हमें लगता है नियोप्लाइना प्लाइना से अभी एलटी में आया था, देख लेना, एलटी 2026 में क्वेश्चन पूछा था कनेक्टिव लिंक से। पेरीपेटस पूछा है कि नियोप्लाइना, एक पूछा है। इससे एक ने क्वेश्चन पूछते हैं, इसको याद रखिएगा कौन किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाय। नेरिस में जो ब्लड को पंप करता है वो कौन सी वेसल्स है? कहता है हृदय, या डोर्सल ब्लड वेसल्स, या वेंट्रल ब्लड वेसल्स, या कैपिलरी। तो ऑप्शन बी था डोर्सल ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोनेरिसिस इज। तो एक्चुअली में जो नेरिस होता है, और नेरिस में जब जनन काल होता है तो उसमें पैरापोडिया की जगह बहुत रोएदार संरचनाएं निकल आती हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोनेरिस जनन के समय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? द सेक्सुअल फेस ऑफ नेरिस। ये नेरिस की लैंगिक अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 पे। कहता है हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। कहता है इनमें से वो जीव कौन है जिसके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है, या ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन। देखिए, हम लोगों में जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाया जाता है, लेकिन वो जीव इनमें से कौन है जिसमें हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में घुला रहता है? तो वो कौन है? तो वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन द हिरुडेनिया इज फिल्ड। जो सीलोमिक स्पेस होता है, इसका जो सीलोम होता है, खाली स्थान होता है, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया जानते हैं, जोंक। ये पूछ रहा, जोंक में जो सीलोम होता है वो किससे भरा रहता है, उसमें क्या भरा रहता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, या हीमोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है, बोटाइडियल टिश्यूज भरे रहते हैं, या स्पंजी टिश्यूज? तो इसमें बोटाइडियल टिश्यूज भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? बोटाइडियल टिश्यूज। एक्चुअली में ये दो प्रकार की इनमें सेल पाई जाती हैं बोटाइडियल टिश्यूज में। एक पाई जाती है फ्लैटेंड इंडोथेलियल लाइक सेल, और दूसरी जो पाई जाती है ग्लैंडुलर सेल पाई जाती है, ग्लैंडुलर सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बोट। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में देखने को मिलेगा यूडिनेरिया में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन इज द बाइसेक्सुअल एनिमल्स। इनमें से बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है?
देखिए एस्केरिस में मेल फीमेल अलग होते हैं। हनी बी में तो समझते ही क्यून होता है और नर को ड्रोन कहते हैं। हाउस फ्लाई में मेल और फीमेल अलग होते हैं। लेकिन लीच है, लीच हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाई सेक्सुअल होता है, दो लिंगी होता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे, जिसका आंसर आपको करना है। दो क्वेश्चन हर बार हम आपको देते हैं और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंटीकोगुलेंट इन द स्लाइवा ऑफ लीच इज नोन एज। जो एंटोकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट का मतलब वह पदार्थ जो रक्त के थक्का को नहीं जमने देता है। ठीक है, तो लीच जो होता है, लीच जोंक, जोंक जब हमारे चिपकती है तो वो एक ऐसा पदार्थ छोड़ती है कि जो हमारा खून है वो बहता रहे, जिससे ये आराम से चूसती रहे। वरना कुछ सेकंड में, 9 से 10 सेकंड में हमारा खून बहना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, एक ऐसा पदार्थ छोड़ती रहती है ब्लड में जिससे खून नहीं जमता है। कहता है हिपैरिन या हिरोडिन या सिंपैथेटिन या सेरोटोनिन। ठीक है, इनमें से कौन है जो लीच यानी जोंक अपनी लार से छोड़ती रहती है हमारे खून में, जिससे हमारा खून नहीं जमता है और ये उसको चूसती रहती है। आंसर करेंगे और 25 को भी आंसर करेंगे। 25 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। रिगार्डिंग टू थ्री पेयर अपेंडेजेस फाउंड इन द नोपिलस लार्वा। नोपिलस लार्वा जब आप क्रस्टेसिया पढ़ेंगे, क्रस्टेसिया में कौन पढ़ता है, जैसे कि झींगा है, जैसे कि कॉकरोच है, सॉरी 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 केकड़ा, जैसे कि केकड़ा है, केकड़ा यानी क्रैब, झींगा, ये सब आते हैं क्रस्टेशियस में। तो क्रस्टेशियस के टीजीटी पीजीटी में लार्वा से एक क्वेश्चन देना है। 9 प्लस 5 से 6 लार्वा है, उनको पढ़ लीजिएगा। तो उनसे नोट्स हमने डाले थे 9 प्लस लार्वा के, तो ध्यान में रखना, उनको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा टीजीटी पीजीटी में। तो उनमें कहता है कि इनमें से जो नोपिलस लार्वा है उनके बारे में 3 पेयर अपेंडेजेस या 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। उनमें से क्या सही है। एंटीन्यूल एंड एंटनी आर बाइरेमस। बाइरेमस का मतलब समझ रहा, उनके जो है उनके आगे इस तरह के दो भागों में बटे हो। वनली एंटीन्यूल आर बाइरेमस या वनली मैंडविल्स आर बाइरेमस, बोथ एंटनी एंड मैंडविल्स आर बाइरेमस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हम आपके कमेंट्स का इंतजार भी करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।